प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ फिर से जुड़ रहे हैं उमेश अग्रवाल। और उमेश जी मेरे साथ पहले भी वीडियो कर चुके हैं और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। और आज भी जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकर उमेश जी हर बार की तरह आज भी आ रहे हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। जय सिया राम नंदिता जी। जय सिया राम, जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जी सम्मेलन को एकदम से छोड़ करके चले आए। और एक प्रोटोकॉल होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ना यहाँ पे बाय बाय टाटा, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक सायोनारा करके जो आया जाता है, वो भी नहीं था। और सवाल ये उठता है इस समय आकर के कि इतने ताकतवर नेता जो जी 7 में थे वहां पे, उनको एब्रप्टली छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप जो है वापस वो चले आए हैं। उनका सामना जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी नहीं हो पाया, या उन्होंने अवॉइड किया, मुझे नहीं पता है, इसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन उन्होंने जो हरकत किया है वो बहुत ज्यादा एक मॉकरी की तरह हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग हिम लाइटली। मेरा सवाल ये है कि क्या सच में वी शुड टेक हिम लाइटली, या देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड? क्योंकि देखिए, देखिए, वास्तव में अगर पूछे तो जी 7 में करने क्या गए थे? एक अटेंडेंस लगाने गए थे। जो उनकी हरकत थी वो ऐसा लग रहा था कि यस सर, आई एम प्रेजेंट सर करके वो अपना हाफ डे लेकर के वहां से चले आए, जैसे नॉर्मली स्कूल्स में होता है। और उसके बाद में ऐसा उन्होंने क्या देखा, उनको क्या पता लगा कि अमेरिका उनको वापस लौटना पड़ा इन अ जिफी, जिसको कहते हैं चुटकी बजाकर। और लास्ट में ये कि ये डिप्लोमेटिक ड्रामा है उनका, या फिर वो अपने आप को वॉर का एक हीरो बनाना चाहते हैं? ओवर टू यू मेश। हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2018 में भी 7 साल पहले भी G7 की समिट कनाडा में हुई थी। उस समय भी बिना डिक्लेरेशन के, बिना प्रेस मीट के डोनाल्ड ट्रंप ने अब्रप्टली वो मीटिंग छोड़ के आ गए थे और उन्होंने बोल दिया था इस ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं है। और आज उन्होंने बोला है, नौकरी वापस बनाई है कि G7 को G9 बना दीजिए और उसके अंदर ये ऑटोक्रेटिक रेजिम रशिया और हम्म। चाइना को ले लीजिए। इंडिया को हम्म। मना किया है। और आपको मालूम है, इंडिया जिस तरह से इनवाइट किया गया था और लास्ट मोमेंट पे उनको इनवाइट किया था, क्योंकि बाकी देश उनसे वो बोल रहे थे कि हमें भारत चाहिए, तो कनाडा को मानना पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फर्स्ट टाइम मोदी जी से मिलने वाले थे। अब उनको ये लग रहा था कि मोदी जी से मुंह कैसे मिलाए। वो एक तरह से बोल रहे थे नरेंद्र मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट बडी। बट जहां तक देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब मोदी जी अगर उधर जाके कुछ बोल देते तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती। आपको मालूम है, फ्रांस के जो इमानुएल मैक्रोन है वो पहले अभी ग्रीनलैंड गए थे। ग्रीनलैंड के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप के हम्म। पास बहुत सारा काम है सीज फायर कराने का ईरान और इसराइल के बीच में। तब ट्रंप ने वापस ट्वीट किया, वो उन्होंने बोला कि हम्म। मैं सीज फायर कराने नहीं गया हूँ, मैं उससे भी बड़ा काम करने जा रहा हूँ। और पब्लिसिटी सीकिंग मैक्रोन बोल के मैक्रोन की इंसल्ट करने की कोशिश की। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कनाडा तो बहुत पास में है अमेरिका से। ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है वैसा ही है, और तो कोई बड़ी बात हम्म। नहीं है। वो चाहते तो कहीं भी इमरजेंसी होती तो अपनी एयरफोर्स वन में इमीडिएटली वो अमेरिका पहुंच सकते थे। पर हम्म। वो कनाडा आए। कनाडा में उन्होंने एक तरह से बाइडेन और ट्रूडो को एक तरह से जिम्मेदार ठहराया कि इन लोगों ने रशिया को बाहर निकाला। फिर उनको खरी खोटी सुनाई, फिर वो निकले उधर से। और एक तरह से उनको लगा कि शायद वर्ल्ड लीडर्स उनका मजाक बनाएंगे, सब लोग मिलके, तो वो उधर से खिसक लिए। और सेकेंड, आप ये देखिए कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अभी साइप्रस के साथ एक समझौता किया है, वहां से भी वो डर चुके हैं। वो बोलेंगे मोदी जी से मिलेंगे कैसे, किस हिसाब से मिलेंगे। मोदी जी ने उनके कोई टिप्पणी नहीं की। जिस हिसाब से उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और की मीडिएशन, मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट जयशंकर जी ने बोल दिया, यूएस में था, यूएस ने कुछ नहीं किया था। हमने सीज फायर तब एक्सेप्ट किया था जब डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया था। और सेकेंड, आप ये देखिए ना कि ये जब आए थे कनाडा आए थे, इनको अब्रप्टली इनका जो कॉन्फ्रेंस है वो कैनेडी ने रोक दिया। और एक तरह से उनको एक तरह से इंसल्ट फील हुई। तो वो एक तरह से मॉकरी बनाने के लिए उन्होंने दो स्टेटमेंट दे दिए, इसमें से रशिया को भी रख लो और चाइना को भी रख लो।
तो हम्म। इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं, मैंने दूसरे चैनल पे पहले ही बोला था कि नेटो का एक तरह से आप ब्रेकअप देखेंगे पोस्ट G7, और ये ही हो रहा है। आप ये देखिए कि नेटो से निकल रहा है, और आप वहां पे इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जी, फिर बाद में जर्मन चांसलर, और फिर जेलेंस्की, और एक लीडर के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है साइडलाइंस में। सब लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलना चाहते हैं। वो एक तरह से उनको पीस मेकर देखते हैं, उनके ऊपर हम्म। ट्रस्ट है, जबकि ट्रम्प के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है किसी को। और इन्होंने पूरा G7 का जो मीटिंग है उसका मजाक बना के रख दिया है। वो एक तरह से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम करूँ। बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसराइल और ईरान के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है, उसके अंदर वो ईरान के ऊपर बमबारी करने भेज रहे हैं। वो अपना B2 बॉम्बर, जिसके अंदर जो वर्ल्ड के अंदर सबसे महंगा बॉम्बर है, उसका एक विमान का दाम कुछ 17 से 18 हजार करोड़ है। उसके अंदर वो एक 13,600 किलो का बॉम्ब लेके वो ईरान के अंदर वो 2 बॉम्ब छोड़ने वाले हैं, जिसके कारण ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है फॉर्दो, जो एक पहाड़ के अंदर है और उसके अंदर 3,000 सेंट्रीफ्यूजेस है, 90 मीटर डीप है, उसको एक तरह से तबाह करना चाहते हैं। इसके लिए वो गए हैं। अभी आपने देखा है F-16 और F-35 के प्लेन्स है, उन्होंने अमेरिका से वापस मिडिल ईस्ट भेज दिए। यूएस कैरियर निमिट्स, उसको एक तरह से वो ऑलरेडी चाइना, साउथ चाइना सी से वो उधर पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट में। आप ये भी देखेंगे कि जो जेट के अंदर रीफिलिंग करते हैं, वो जेट्स, जो टैंकर जेट्स रहते हैं, उनको भी भेज दिया यूरोप। तो हाँ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां पे वो तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर बमबारी करने की। और आप ये देखिए ना कि जिस हिसाब से इस मीटिंग में न रहने से कोई कंक्लूजन तो निकलने वाला नहीं है। तो एंटायर जो कनाडा की मीटिंग है उसको एक तरह से उन्होंने एक तरह से उसका मजाक बना चुके हैं। क्यों, कोई डिक्लेरेशन होने वाला नहीं है। लोग मिलेंगे, बायलैटरल सबमिट करेंगे, पर मल्टीलैटरल जो बोलते हैं डिक्लेरेशन, वो इस बार भी होने वाला नहीं है। और कनाडा को वो चाहते हैं कि वो यूएस का 51 स्टेट बन जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कनाडा को एक तरह से रेस्पेक्ट नहीं देना, इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ाना, और भारत के प्रधानमंत्री से डर के भागना, ये 3 रीजन है कि वो गए हैं उधर। नहीं तो उनको कोई जरूरी नहीं है। कनाडा और यूएस सिर्फ बाउंड्री अलग है, आधे घंटे में वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जो है नहीं। इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया है कि मैं कुछ बड़ा काम करने वाला हूँ। क्या बड़ा काम करने हैं, सबको मालूम है। आप इसराइल को यूज कर रहे हो ताकि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है आप उसको बम्बार्ड करोगे। सेकेंड, आप वहां पे ईरान खमेनी की रजीम को हटा के अपना जो पालतू कुत्ता है जो है वो शाह ईरान का, उसको रखने वाले हो, जिसके कारण इंटायर मिडिल ईस्ट में आपके पूरा डोमिनेंस हो जाएगा। कोई भी आप समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, कोई भी, भले ही सऊदी अरेबिया हो या कतर हो या यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, किसी ने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक तरह से आपने देखा है कि कल IRGC के पूर्व जनरल और जो ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान ने भी हम्म। सीधा मना कर दिया कि हम मदद नहीं करने वाले हैं। तो हम्म। एक तरह से देखिए कि एक तरह से बहुत बड़ा जुमला चल रहा है। और इस बीच में मेरा ये मानना है कि ये लोग एक तरह से जैसे आपको मालूम है हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी की थी, जब जापान सरेंडर के लिए रेडी था, ये भी अभी ईरान को बोल रहे हैं कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करो। अभी उन्होंने ट्वीट किया है। और ईरान अगर मान भी गया तो भी वो वहां पे बमबारी करेंगे। वो एक तरह से दिखाना चाहता है कि मेरे पास बम है, और वहां पे वो उसको टोटल उसको खत्म करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ईरान के लोगों को एक तरह से, जो ईरान के लोग अपने खमेनी से परेशान हो चुके थे, इसके बाद वो खमेनी के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आप ये देखेंगे ईरानियन लोग ये नहीं चाहते कि अमेरिका उनके ऊपर एक राज करे। वहां पे भले ही अमेरिका चाहता है कि वो जो शाह है उसका बेटे को लेके आ जाएंगे, बट वो नहीं होने वाला, मेरा मानना है। भले ही इसराइल ने उनके 22 जनरल को मार दिया हो, बट उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप आज भी इंटैक्ट है। आज अगर खमेनी मारा जाता है तो उनके बेटे रेडी है। वहां पे IRGC है, वहां पे गार्डियन गार्डियन काउंसिल है, फिर वहां पे
एक तरह से एक और एक ग्रुप है जिसके अंदर वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो लाइन ऑफ सक्सेशन जो प्रोसेस है वो ईरान में ऑलरेडी है। और एक तरह से ईरान की अगर इतनी भी अगर वो लोगों ने बमबारी कर दी है, पर ऐसा नहीं है कि ईरान कंप्लीटली खत्म हो गया है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है, उसके पास बहुत सारी चीजें भी है, वेपन सिस्टम्स आज भी है उसके पास। बस एक चीज है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं रहेगी, और न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं रहने से वो ईरान अभी इसराइल पे हमला नहीं कर पाएगा, बट वो सब जगह ईरान एक तरह से डिटीरिएटेड फोर्स है, पर स्ट्रांग जरूर रहेगा, एक रीजनल पावर जरूर रहेगा। उमेश जी, बड़े फैनफेयर के साथ में जो है डोनाल्ड ट्रंप आए थे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से पूरी दुनिया को किया, डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे तो दुनिया में ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। बट जैसे कि ये कि अपनी मौकरी खुद भी बना के रख दिया है, और G7 जैसा एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है उसकी भी उन्होंने मौकरी बना के रख दिया है। डर जरूर था कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे वो फेस करेंगे, इसलिए भी वहां से वो भाग गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक र्यूमर जैसा आ रहा है या फिर एक स्टेटमेंट जैसा आ रहा है, कुछ उस तरीके का एक सोशल मीडिया पे आ रहा है कि खैमेनी की हालत वही होगी जो सद्दाम हुसैन की गई थी। इज इट दिस कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज आफ्टर खैमेनी, कि उसको आपने मुझे बताया, बट मैं एक वो सद्दाम हुसैन के साथ में जो अंत सद्दाम हुसैन का हुआ था वही ट्रंप चाहते हैं कि वही खैमेनी के साथ में हो। ऐसा लगता है क्या कुछ? बिकॉज उन्होंने बोला था सोशल मीडिया पर, उन्होंने वार्न किया था कि एवरीबॉडी शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। हाउ डू यू सी इट? देखिए, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद पूरी कंट्री बिखर गई थी, लीबिया हम्म। में कद्दाफी को हटाने के बाद पूरी कंट्री बिखर गई थी, अगर नॉर्थ कोरिया में भी उस किम जोंग उन को उड़ा दे तो पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। ईरान के अंदर उनकी एक अलग से पॉलिटिकल प्रोसेस है, वहां पे आईआरजीसी है, वो एक अलग से एक फोर्स है। उसके बाद गार्डियन काउंसिल है, जो 7 मेंबर की फोर्स है, जो सीसीपी के जैसे बनी हुई है। फिर उसके बाद उनकी एक अलग से कमेटी है जिसमें 88 सिक्स है, 88 लोग हैं उसमें। वो ये एक प्रोसेस ड्रिवन है, और यहाँ पे लाइन ऑफ सक्सेशन एक तरह से पहले से ही मार्क किया हुआ है। अगर खमेनी जाते हैं, खमेनी का बेटा रेडी है, वो बन जाएगा, वो नया बन जाएगा, आप बता देता हूँ। और सेकेंड, अगर वो खमेनी का बेटा भी चले जाता है तो और भी 3-4 लीडर रेडी है। तो ऐसा है कि वो कंटिन्यूस रहते रहेंगे। और सेकेंड, आप इतने बड़े लीडर को अगर उड़ाओगे तो क्या होगा, उस वो एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में एक वो एक नया रहनुमा बन के उभर जाएगा, लोग उसको वर्शिप करने लग जाएंगे। तो ट्रू। अमेरिका वो नहीं चाहता, जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ वो ये नहीं चाहता इसके साथ हो। तो अमेरिका ने क्या किया, उसके जो नीचे के जितने भी जनरल है उनको मार रहा है, हम्म। और रोने के लिए इसको छोड़ दिया कि चलो खमेनी तुम रो लो। अब ये है कि आप जितना भी सोशल मीडिया में बोला जाए, मेरा नहीं मानना है कि ईरान के अंदर कुछ होने वाला है। पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी रहेगी, और एक तरह से इतनी जल्दी सत्ता चेंज नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार जिस हिसाब से यूएस ने बमबारी की है, इसराइल ने भी बमबारी की है, सॉरी। तो एक तरह से ईरानियंस जो शाह के अगेंस्ट, जो अभी खमेनी के अगेंस्ट थे, वो वापस ईरान की जो सरकार के साथ हो चुके हैं। लोग बोलते हैं कि इसराइल की जनता बहुत पेट्रियोटिक है, पर वो भूल गए हैं, ईरान जो है वो पुराना सिविलाइजेशन है। वो एक तरह से भारत का सिविलाइजेशन के जैसे पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो उनके पास भी एक रिच हिस्ट्री है, एक रिच हेरिटेज है। वो इसके लिए वो अपने देश से प्यार करते हैं। तो इरेनियंस भी अपने अभी अपने देश के जो हुक्मरान है उनके साथ खड़े रहेंगे। भले ही बाद में वो खमेनी को हटा दें जब उनकी मर्जी होगी, पर अभी नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन रहने से वो एक तरह से घुटने टेक देंगे, वो एक तरह से बताएंगे कि हम ये नहीं करेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि कल रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व शायद हो सकता है। कि एक बार अगर ईरान सरेंडर कर देता है, अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करने देंगे ईरान को, अनकंडीशनल सरेंडर रशिया और चाइना करने नहीं देंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया जो है इस समय एकदम इट्स स्टैंडिंग बिल्कुल ब्रिंक पर खड़ी हुई है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर जो है पूरे देश में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सारे के सारे देश जो है इन्वॉल्व किसी न किसी रूप में होते चले जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को, जो आपसे मेरी भी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, कि डोनाल्ड ट्रंप को हमको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
वो अपने आप को भले ही जोकर बन के दिखा रहे हैं, अपनी मौकरी करा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ा गेम जो है उनके दिमाग के पीछे चल रहा है। देखिए 1 महीने पहले वो गल्फ में आए थे। उन्होंने एक तरह से सऊदी के साथ $600 बिलियन का उन्होंने एक तरह से हुँ, करार कर दिया। कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन का करार किया। यूएई के साथ $1.4 ट्रिलियन का करार किया। सीरिया के जो प्रेसिडेंट है बशर रजीम है, वो एक तरह से हट चुकी है और उन्होंने क्या किया रशिया और यूक्रेन के वॉर में रशिया को अटका दिया उधर। तो आज रशिया आज मिडिल ईस्ट में ईरान का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है? और बशर रजीम जैसे ही गिरी है और बशर झाके वो रशिया ही जाना पड़ा और वहां पे वो जो नया प्रेसिडेंट है सीरिया का, वो एक तरह से टेररिस्ट था। उसके ऊपर हुँ, यूएस ने एक तरह से बाउंड्री रखा था, वो हटाना पड़ा और उससे हाथ मिला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की फायदा ही कर रहे हैं, भले हम यहाँ पे कुछ भी बोले। अमेरिका की बिल्कुल। जनता उनके साथ है, मैं ये बता देता हूँ। हम एक तरह से लग रहा होगा कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो है मागा सपोर्टर्स वहां पे वो पॉपुलर है, हुँ, वो वहां पे यही बोल रहे हैं कि वो अमेरिका के हक में कर रहे हैं। और अगर इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा है तो इंडियंस की प्रॉब्लम है। जो तो अमेरिका में इंडियंस रह रहे हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं, बाकी कोई काम नहीं बस करते। वो इंडियन के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं करते, ना तो कोई ट्रू। रैलीज करते हैं, ना पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना, ना लॉबिंग हुँ, करना, वो सब तो करते नहीं है। इस मामले में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप हुँ, चीज ध्यान में दीजिए। और एक तरह से इरानियन रेजिम रहने से भारत को भी फायदा है। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस अमेरिका का नहीं होगा मिडिल ईस्ट में। और इरानियन रेजिम अगर खमेनी की बस्ती है, एक तरह से आप ये देखेंगे उसको चाइना और रशिया का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वॉर में से उनकी साथ नहीं देगा। पर रशिया उनकी जब पीस होती है तब वो नेगोशिएशन में आ सकता है। वो अमेरिका को बोलेगा ये बात नहीं मानेगा, इतना ही मान सकता है। आपको चाहिए न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, सारे न्यूक्लियर स्टॉकपाइल मैं ले रहा हूँ। रशिया ने तो बोल भी दिया है। हुँ, और अमेरिका भी वही चाहता है और इसराइल भी वही चाहता है, तो उसके ऊपर नहीं होगा, उसको अपना न्यूक्लियर वेपन छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ वही काम है, बाकी सब काम तो चल ही रहा है अमेरिका पर, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसराइल को ट्रू। वही प्रॉब्लम था ना, इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन हुँ, ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप? तो झगड़ा ही खत्म। तो इस बार ये क्या होगा कि ये झगड़ा खत्म हो सकता है अगले 1-2 दिन में, मेरे को लग रहा है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड क्योंकि शांति, शांति, शांति सब जगह शांति होती है तो थोड़ा-सा हम लोग का भी दिमाग थोड़ा शांत रहता है। देखिए थैंक यू देखिए, सो मच हाँ, जी, शांति तो जी। रहने वाली नहीं है। ये बंद ना होगा तो दूसरा कुछ चालू हो जाएगा। पहले बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान करवाया, अब ये सडनली ये हो गया। अब किसको मालूम चाइना ताइवान भी चालू हो जाए। अगले टाइम कुछ भी भरोसा नहीं है। ठीक है? बस इतना ही बोलूँगा। आगे देख लीजिएगा, सिचुएशन 2032 तक ऐसी ही रहेगी। कुछ ना कुछ लिमिटेड वॉर्स होते रहेंगे। यू हैव टू लिव विथ इट। ओके? बस इतना ही बोलूँगा। एब्सोल्युटली। जय सिया दैट राम। दैट हैज़ टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स नाउ क्योंकि 2032 तक वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रेडिक्टेड है कि वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ बिग टर्मॉइल और कहीं पे एक जैसे सरफेस अब नहीं रहने वाला है। बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और उमेश जी थैंक यू सो मच आपने बहुत सारी जानकारी दी और मेरे को जो सवाल थे मेरा जो क्वेश्चन था उसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है थैंक यू सो मच चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हलचल भी मच गई पूरी दुनिया सरप्राइज भी थी पूरी दुनिया हंस भी रही थी पूरी दुनिया गुस्से में भी आ गई थी मिक्स इमोशंस थे डोनाल्ड ट्रंप के G7 छोड़कर जाने के लिए उसके लिए उमेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत भारत माता की जय जय सिया राम।